बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज हम बात कर रहे हैं ये सेकंड लेक्चर में हमने जो टॉपिक शुरू किया दैट वाज IAS 37, दैट इज प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। पहले लेक्चर में हमारी बात जो रही वो कुछ इस तरह से रही कि हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि व्हाट आर द प्रोविजंस। तो हमने कहा जी प्रोविजंस आर लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो हमने इसको डिस्टिंग कर लिया, इसको अलहदा कर लिया रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटी से कि इसकी जो खासियत है जो इसको रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटी से अलहदा करती है वो ये है कि ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी बारे में हम अनसर्टेन हैं, थोड़ा सा हमें इबहाम है कि पता नहीं कब पेमेंट करनी है। कोई रिलायबल एस्टिमेशन कर सकते होंगे हम, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता या एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता या दोनों में। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि डेफिनेशन जो है प्रोविजन की वो ये है कि इट बिलोंग्स टू द लायबिलिटी फैमिली और इसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है रिगार्डिंग टाइमिंग और अमाउंट और बोथ। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि ये जो इसमें ऑब्लिगेशन है, जैसे हमने कहा जी लायबिलिटी की डेफिनेशन जब हमने की तो हमने कहा जी लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें जो ऑब्लिगेशन की नेचर है वो दो तरह से है, एक लीगल है और एक कंस्ट्रक्टिव है। यानी कि अगर एंटिटी का लीगल ऑब्लिगेशन भी है तब भी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर लीगल ना हो बट इट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो तब भी लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। फिर हमने उसके बाद सेकेंड फेज में आए और हमने कहा जनाब कि प्रोविजन रिकग्नाइज कब करनी है। तो हमने कहा जी तीन बातें पूरी हों तो प्रोविजन रिकग्नाइज हो जाएगी। नंबर वन, इट शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन, आउटफ्लो इज प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। तो हमने कहा जी आप प्रोविजन रिकग्नाइज करते हैं, और जब प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे तो हमने कहा जनाब कि एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, आगे मैंने स्पेस दे दी है, इसका मतलब है जो भी प्रोविजन का नाम है, रेस्टोरेशन है, लिटिगेशन है, वारंटी है, व्हाटएवर, वो आप आगे लिख सकते हो। सो द एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन। और नॉर्मली इसकी टाइमिंग क्या है, मैंने आपको बताया था, इसकी टाइमिंग है ईयर एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ईयर एंड पे नॉर्मली हम ये करते हैं, ठीक। और इसके बाद मैंने आपको बताया था इन द लेटर ईयर्स द प्रोविजन विल बी पेड। तो अमाउंट जब पे होगी तो आपने एंट्री करनी है प्रोविजन टू कैश, और अगर आपकी पेड अमाउंट प्रोविजन से ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन इज़ अंडर प्रोवाइडेड, और अगर आपकी अमाउंट पेमेंट कम है तो फिर हम इसे कहेंगे कि वो ओवर प्रोवाइडेड थी। आज हम इसके तीसरे सेक्शन में जाते हैं और हम जा रहे हैं द थर्ड इज द मेजरमेंट, कि प्रोविजन की मेजरमेंट कैसे करनी है। मतलब आपने ये एंट्री कर ली, अब यहां पर आपने एक अमाउंट लिखनी। अब जब आपने अमाउंट लिखनी है तो हम इसकी डेफिनेशन में ये बात करके आ रहे हैं कि देयर इज अनसर्टेनिटी। अब जब अनसर्टेनिटी है तो अब जब आप अमाउंट मेजरमेंट के लिए निकलेंगे तो इसमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। स्टैंडर्ड हमें ये बताता है जनाब वन बाय वन। सबसे पहले अब हमने कहा जनाब द एस्टिमेट, अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जब हम एस्टिमेट का वर्ड यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक फैक्टर आ जाता है और वो है अनसर्टेनिटी का। इसका मतलब है कि जब आप एस्टिमेट कर रहे होंगे किसी एक ऑब्लिगेशन के बारे में, अबाउट वन ऑफ द ऑब्लिगेशन, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एस्टिमेट कर रहे हो कि पेनल्टी या आउटकम जो है या पेमेंट जो है वो हमें इतनी भी करनी पड़ सकती है और इतनी भी करनी पड़ सकती है। तो अगर एक सिंगल ऑब्लिगेशन है और वो विद मल्टीपल आउटकम है तो आपने ये याद रखना है द नंबर वन थिंग you are going to use the most likely outcome। measurement में point number one, you are going to take the most likely outcome। number one thing to remember कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा जाए कि कंपनी है वो लिटिगेशन में स्टक है और वो अपने लॉयर से पूछती है जनाब कि कितना का फाइन हो जाएगा, हाउ मच फाइन दैट वी आर गोइंग टू पे इन द कमिंग टाइम। तो आपका लॉयर आपको बताता है जनाब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जनाब 70% प्रोबेबिलिटी है कि आपको फाइन को 10 लाख देना पड़े, और 30% प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको शायद
इससे ज़्यादा फाइन देना पड़े। तो अब हम ये कहते हैं कि इसमें मोस्ट लाइकली इवेंट क्या है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब फाइन तो हमें हो रहा है, मतलब लॉयर आपको बताता है आपको जी फाइन तो आपको होना है, दिस इज आउटफ्लो प्रोबेबल है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है, आपने लॉ जो है उसको ब्रीच किया है, तो जिसकी वजह से पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब है कि ऑब्लिगेशन इज देयर, प्रोबेबल आउटफ्लो है, लेकिन कितना? अब लॉयर आपको बताता है कि जनाब 70% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 2 लाख पे करना पड़े, 30% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5 लाख पे करना पड़े। तो अब आप कौन सी अमाउंट लेंगे अपने एस्टिमेशन में? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में स्टक हैं तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, दैट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम आप लेना। इसका मतलब है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसमें मोस्ट लाइकली आउटकम ये है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, ठीक? सो दैट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम यू आर गोइंग टू टेक। नंबर 1 सिचुएशन, अगर आप ये देखते हैं हम सेकंड इज अबाउट you have to take the expected value. You have to take expected value in a particular situation जहां पे हम ये कहते हैं कि आपका मल्टीपल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, ठीक? फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी एग्जांपल अगर लें ताकि हमें बात क्लियर हो जाए, ठीक? ठीक, तो हम कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू डील विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड या पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक? तो वहां पर आपने क्या लेना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो मैं सिचुएशन ये बनती, अगर सिचुएशन ये बन रही है तो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? सो जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये एक एग्जांपल बनाए इसके लिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल। कि जनाब एग्जांपल ये है, ठीक, कि जनाब वन ऑफ द कंपनी नेम्ड एज एसएम एक कंपनी है। इसने क्या किया, इसने जनाब अपने कस्टमर्स को जो है सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात अंडरटेक कर ली है उनके साथ कि आप हमसे चीज़ें खरीद रहे हैं, आप हमसे चीज़ें खरीद लें, अगर जो चीज़ें आपने हमसे खरीदी हैं उनमें कोई डिफेक्ट आया, कोई इशू आया, तो हम उसको रिपेयर करके देंगे, वी विल रिपेयर इट, और रिपेयर की कॉस्ट जो है वो हम खुद बियर करेंगे, ठीक? ये बैकग्राउंड बन गया हमारे पास कि जनाब कि कंपनी है दैट इज द साहिवाल या एसएम मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने अपने कस्टमर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक कर लिया सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप हमसे चीज़ें खरीद रहे हैं, चीज़ें खरीदें। अब आप हमसे चीज़ें खरीदेंगे तो अगर कभी इसमें कोई मसला आया तो हम इसको रिपेयर करके देंगे आने वाले, फॉर एग्जांपल इन द कमिंग 3 years, ठीक? तो स्टोरी ये है कि हम ये कहते हैं कि कंपनी ने यूनिट सोल्ड है ड्यूरिंग द ईयर, यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट बेचे। और इसके बारे में हमें कहा जाता है कि जनाब दिस सेल इज अक्रूड इवनली ओवर द ईयर, सेल्स अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी एक मंथ की सेल निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक? तो किसी एक महीने की सेल आ जाएगी, इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक? अब इनकी एस्टिमेशन ये है, इन्होंने अंडरटेक कर लिया, क्या कर लिया जी, हमने इस साल 10,000 इन्होंने यूनिट भेजे, और हर कस्टमर के साथ आपकी ये सेल कॉन्ट्रैक्ट में अंडरटेकिंग है कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट आया तो हम इसको रिपेयर करके देंगे। अब मैनेजमेंट का एस्टिमेट ये है, द एस्टिमेशन इज दिस, एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन है नंबर 1 कि जनाब 20% ऑफ द यूनिट सोल्ड, जो आपने यूनिट बेचे, हमारा एस्टिमेट है फ्रॉम द पास्ट, हमारा ये एस्टिमेशन है कि जो आपने यूनिट बेचे, ठीक, उसमें से 20% यूनिट जो है दे विल रिक्वायर स्मॉल रिपेयर्स, 20% of the units sold require
स्मॉल रिपेयर्स, उनको स्मॉल रिपेयर्स की ज़रूरत होगी, ठीक। और ये रिपेयर जो है उसकी कॉस्ट है ₹100 पर रिपेयर, ठीक। 100 रुपीज पर रिपेयर आपके लगेंगे। अगर जो यूनिट वापस आया आपके पास, कस्टमर लेकर आया और उसको स्मॉल रिपेयर्स की ज़रूरत हुई, तो आपको 100 पर रिपेयर यानी कि पर यूनिट कॉस्ट आएगी। इसके बाद वो बताता है जनाब के दूसरा कि 10% ऑफ द सोल्ड यूनिट जो है, जो यूनिट आपने सेल की है उसका अगर हम 10% ले लें तो दे विल रिक्वायर सब्सटेंशियल रिपेयर, सब्सटेंशियल रिपेयर, दे विल रिक्वायर सब्सटेंशियल रिपेयर। और जो सब्सटेंशियल रिपेयर जिन यूनिट्स को रिक्वायर होगा उन पे कॉस्ट आएगी ₹400 पर रिपेयर। फिर इसके बाद वो कहता है जनाब कि 5% ऑफ द यूनिट जो है दे विल रिक्वायर मेजर रिपेयर्स, मेजर रिपेयर्स, ठीक। और अगर किसी यूनिट को मेजर रिपेयर रिक्वायर हुआ तो इस पे पैसे लगेंगे 800 पर रिपेयर यानी कि पर यूनिट, ठीक। अच्छा, इसके बाद वो लिखता है इंपॉर्टेंट बात कि ऑन एवरेज, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि ऑन एवरेज द नीड फॉर रिपेयर the need for repairs become apparent becomes apparent 6 months after the sale। सेल के 6 माह बाद हमें जरूरत पड़ती है, मतलब यूनिट में ये नीड आ जाती है कि जनाब उसको रिपेयर की जरूरत। अब क्वेश्चन ये है, जैसे अभी जितना हमने स्टैंडर्ड पढ़ा अगर हम उसी पे बात करें, ठीक, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि आपने एक पर्टिकुलर ईयर किसी एक साल में, फॉर एग्जांपल हमने बात की ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 का डाटा है, ओके। द डाटा इज अबाउट 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 का डाटा है कि पूरे साल में कंपनी ने जो यूनिट बेचे वो 10,000 थे और ये यूनिट इवनली अक्रू करते हैं थ्रू आउट द ईयर। और मैनेजमेंट का एस्टिमेशन ये है कि जनाब इसमें 20% यूनिट जो हमने बेचे होंगे वो रिक्वायर करेंगे जनाब हमारे से स्मॉल रिपेयर्स, ठीक। देन 10% यूनिट रिक्वायर करेंगे सब्सटेंशियल रिपेयर्स और 5% यूनिट रिक्वायर करेंगे मेजर रिपेयर्स, ठीक हो गया। अब वो बता ये रहा है कि डाटा कि अगर आपको स्मॉल रिपेयर कराना पड़े तो 100 पर रिपेयर है, सब्सटेंशियल कराना पड़े तो 400 रुपीज़ लगेंगे और 800 लगेंगे। और साथ में वो एक बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देता है कि जनाब नॉर्मली रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है जब यूनिट को बिके हुए 6 महीने हो गए, आफ्टर 6 मंथ, ठीक। और अब आप ये खड़े हैं 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जुलाई 19 से लेकर दिसंबर 19 तक जो यूनिट बिके आने वाले साल में, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 2020 अगर हम देखें तो जो यूनिट हमने लास्ट 6 मंथ में सेल किए हैं उनकी रिपेयर की नीड जो है वो आ सकती है एज पर आवर पास्ट एक्सपीरियंस। सो दैट इज द क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हमें समझ आ जाए। अब हम कहते हैं 37 की एप्लीकेशन करनी है। सबसे पहला सवाल है कि क्या प्रोविजन या ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी नेचर क्या है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जनाब सेल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, जब आपने कस्टमर को यूनिट सेल की तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये अंडरटेक कर रहे हैं कि अगर ये जो यूनिट हम आपको बेच रहे हैं, इफ इट रिक्वायर्स द रिपेयर्स इन द कमिंग 3 years, तो हम आपको इसको रिपेयर करके देंगे, वो हम खुद से करवाएंगे, उस पर हम खुद पैसे लगाएंगे। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है ये टर्म, ये क्लॉज,
तो हम कहेंगे कि देयर इज एन ऑब्लिगेशन एंड द ऑब्लिगेशन नेचर इज द लीगल ऑब्लिगेशन. सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन. और इसमें ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? द सेल ऑफ द यूनिट. जैसे ही आप गुड सेल करेंगे तो वो सेल होना जो है वो एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, और वो आपका ऑब्लिगेशन एक प्रोस्पेक्टिव, एक पोटेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है कि अगर ये रिपेयर के लिए वापस आया तो आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा. इफ इट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है? लीगल. अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं है, लेकिन आप कंपनी जो है उसकी पास्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसका पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जिसमें उसने ये स्टैब्लिश कर दिया हुआ है कि जब कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या कोई डिफेक्ट आए तो आप कस्टमर को अपनी जेब से रिपेयर करा के उसको चीज़ें देते हैं. तो इसका मतलब है कि अगर ये पास्ट में पिछले कई सालों से ये चलता आ रहा है, तो जो कस्टमर आपसे चीज़ें खरीदने आ रहा है वो विद वैलिड एक्सपेक्टेशंस आपसे ये चीज़ें खरीद रहा है कि अगर इसमें कोई मसला हुआ तो कंपनी विल मेक गुड ऑफ दैट. रिपेयर खुद से हमें करा के देगी, जो कि पास्ट में जैसा कि ये करती आ रही है. तो अगर ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन एंटिटी जो है वो अपने पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर से, इस्टेब्लिश पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर से, और या रिटन या वर्बल स्टेटमेंट से वो ये बात ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुकी है कि जनाब हम ऐसा ही करते हैं, तो कस्टमर इस वैलिड एक्सपेक्टेशंस के साथ बाइंग कर रहा होगा कि अगर इसमें कोई मसला आया द कंपनी विल मेक गुड ऑफ दैट. इसका मतलब है इस प्रोसेस में जो हमारा ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा वो क्या होगा? दैट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. ये कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन क्या बन गई? कंस्ट्रक्टिव. सो जैसे ही आप सेल करेंगे देयर इज अ ऑब्लिगेशन, ठीक, जिसमें ऑब्लिगेशन की नेचर क्या हो सकती है? लीगल या कंस्ट्रक्टिव. अब अनसर्टेनिटी पाई जाती क्या? शायद आए रिपेयर के लिए, शायद ना आए. अब उसमें जो रिपेयर की नेचर होगी वो क्या होगी? माइनर होगी, मेजर होगी, सब्सटेंशियल होगी. सो इट्स ऑल अनसर्टेनिटी. सो इट मीन्स कि आप पर लाइबिलिटी आ सकती है. इट इज़ ओके कि ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें ये बता रहा है कि जनाब इतने % यूनिट स्मॉल रिपेयर्स के लिए आते हैं, इतने. ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस. इसका मतलब है कि देयर इज एन ऑब्लिगेशन. हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें ये बता रहा है कि चीज़ें रिपेयर के लिए वापस आती हैं, लेकिन उसमें नेचर ऑफ रिपेयर क्या होगी, ठीक, और वो कब आएंगे. सो देयर इज अ बिट अनसर्टेनिटी. सो इट मीट्स द डेफिनेशन हियर द सिचुएशन. अब हम कहते हैं कि क्या लायबिलिटी रिकग्नाइज होनी चाहिए? डू वी रिकग्नाइज? तो हमने कहा जी यस देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपने सेल कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लाइन शामिल की है तो लीगल ऑब्लिगेशन है. अगर आपने पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर से ये एस्टैब्लिश किया हुआ है तो फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है. सो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट इवेंट. मींस जैसे ही आपने यूनिट सेल की है तो सेल इज बिकमिंग एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट विच क्रिएट्स योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. सो देयर इज द आउटफ्लो इज प्रोबेबल. तो हम कहते हैं बिल्कुल प्रोबेबल है, क्योंकि हमें यह पता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है कि चीज़ें रिपेयर के लिए आएंगी, और अगर वो आएंगी तो जाहिर है उस पर पैसे लगेंगे. सो देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज वेरी मच प्रोबेबल. नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड वर्ड. A reliable estimate can be made. So yes, reliable estimate के लिए हमें डाटा गिवन है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, वी हैव द डाटा कि जनाब इस तरह से जो हम यूनिट बेचते हैं उसमें से 20% will require the small repairs, 10% will require the substantial repair and 5% require the major repairs. अब आप देखें with what we are dealing with the large population of potential obligation. So there is a large population. So the units जो आपको क्लेम में आ रहे होंगे, they might contain the small, requires the small repairs, they might require the substantial repairs or the major repair. So you are dealing with the large population of potential obligation. In that case, IAS 37 ये कहता है कि जब आप प्रोविजन की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, मेजर करेंगे, you have to take the expected value. आपको expected value लेनी है if you are dealing with लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन. अब आप देखें जो उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू आप यूज करेंगे. जैसे एक तो ये इंफॉर्मेशन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहता है जी ऑन एवरेज द नीड फॉर रिपेयर्स बिकम्स अपेरेंट 6 months आफ्टर द सेल. इसका मतलब ये है कि जब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा एट द ईयर एंड ऑफ 2019, मैंने ये देखना है
कि मुझे प्रोविजन फॉर रिपेयर लेनी है तो उसकी अमाउंट क्या लेनी है, ठीक। अब प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अगर आपने लेनी है और उसकी अमाउंट क्या लेनी है वो इस्टेब्लिश करने के लिए, अब चूंकि आई एम डीलिंग विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑब्लिगेशंस, सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेशन ये है सबसे पहली कि चीज़ों में रिपेयर की ज़रूरत 6 माह के बाद पड़ती है, ठीक, 6 मंथ। अब जो जनवरी फरवरी में होगा वो नॉर्मल इसी साल में आपके पास आ जाएंगे रिपेयर्स के लिए, ड्यूरिंग द ईयर आ गए होंगे। लेकिन जो यूनिट आपने लास्ट 6 मंथ में बेचे हैं उसके बारे में हमारा ख्याल ये है कि अगर ये रिपेयर के आएंगे तो ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स के लिए आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें जिन सोल्ड यूनिट पे रिपेयर की प्रोविजन रिक्वायर्ड है वो बेसिकली 6 माह की सेल है। तो 10,000 को अगर आप 6/12 कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट 5,000 यूनिट्स आर द यूनिट्स दैट हैज़ बीन सोल्ड फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर ये लाइन जब लिखता है कि जनाब कि रिपेयर्स की ज़रूरत नॉर्मली 6 माह बाद पड़ती है, इसका मतलब है कि जो जनवरी 2019 फरवरी 2019 में ज़रूरत यूनिट बेचे होंगे वो इसी साल रिपेयर्स में आ गए होंगे, तो उन पे आपने पैसे भी लगा दिए होंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिपेयर्स हैं कि जो रिपेयर्स अभी आ सकते हैं, ये वो यूनिट हैं जो आपने 2019 के लास्ट 6 मंथ में सेल किए होंगे, ठीक। तो वो हमने ले लिए 10,000, चूंकि उसे लिखा हुआ है कि सेल अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, इट मीन्स वी कैन टेक 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो हमारे पास आ गया जी 5,000, ठीक। अब वो ये कहता है जी ये जो आपने 5,000 यूनिट्स हैं इसमें से 20% यूनिट जो है दे विल रिक्वायर द स्मॉल रिपेयर्स, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस 5,000 विथ 20%, ठीक, जो कि आ जाएगा जनाब हमारे पास 1,000 यूनिट्स। इसका मतलब है इन 5,000 में से 1,000 यूनिट्स जो हैं दे विल रिक्वायर द स्मॉल रिपेयर्स, और स्मॉल रिपेयर की पर यूनिट कॉस्ट है इनटू 100 रुपीज 100, तो इसका मतलब है कि टोटल आ गया हमारे पास 100,000 हमें रिक्वायर होगा फॉर द रिपेयर ऑफ यूनिट्स जो कि क्लेम आएगा जिन पे स्मॉल रिपेयर्स का। फिर ये कह रहा है कि सेकंड 10% ऑफ द यूनिट्स जो हैं 5,000 इंटू 10%, ठीक, विल रिक्वायर सब्सटेंशियल रिपेयर, तो ये आपके पास आ गया 10% 5,000 का 500, और ये रिक्वायर करेगा जनाब कोई सब्सटेंशियल रिपेयर्स, और सब्सटेंशियल रिपेयर्स की कॉस्ट है 400 पर पीस, तो आपके पास टोटल कितना बन गया 2 लाख, so it is going to be 200,000. You will require 200,000 for the substantial repairs, and then the 5% will require the major repair into 5%, तो 5,000 का 5% ले लें तो ये आ गया हमारे पास 250, and it will require 800 पर पीस रिपेयर, तो ये भी हमारे पास आ गया जनाब कोई 2 लाख। तो टोटल अगर हम इसको कर लें तो हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी इन ऑर्डर टू रिपेयर्स दोज यूनिट्स इज रुपीज 500,000 हमें चाहिए होगा, ठीक। तो अब हमने जो एप्लीकेशन की है वो क्या है, ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग expected value because we are dealing with large population of potential obligation, मल्टीपल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब उस सूरत में अगर आपको सिनेरियो ये आए कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, you have to calculate the present expected value। अब इसकी एंट्री जब आप करेंगे तो एंट्री यही है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, और आप एंट्री कर देंगे विद 500,000। ओके, अब नेक्स्ट ईयर जब आप रिपेयर्स करेंगे तो नेचुरली यू आर डेबिटिंग द रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, जैसे जैसे आपके पैसे लगते जाएंगे। सो दैट इज इन केस व्हेन यू आर डीलिंग विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया। और मोस्ट लाइकली आउटकम जैसे मैं आपको बता रहा था वो भी आप यहाँ पे लिख लें कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब कि
लिटिगेशन चल रही है तो हमारा लॉयर हमें एस्टिमेट देता है जनाब के 70% चांसेस है कि आपको लिटिगेशन में जो पैसे पड़ेंगे वो है जनाब 2 लाख, और 30% है जी आपको उसी केस के अंदर एक ही ऑब्लिगेशन है, एक ही ब्रीच है, एक ही लिटिगेशन है. इट मीन्स इट्स नॉट लार्ज पॉपुलेशन. ओके, जस्ट रिमेंबर. सो ये क्रिटिकल वर्ड है, अगर आप इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश करें. सो एक ही ऑब्लिगेशन है, उसके दो आउटकम हो सकते हैं. सो 2 लाख चांसेस है कि 70% 2 लाख, और 30% चांसेस है कि आपको 5 लाख का फाइन हो जाए. सो आप प्रोविजन किसकी लेंगे? प्रोविजन फॉर लिटिगेशन इस अमाउंट की लेंगे कि इस अमाउंट की लेंगे? तो स्टैंडर्ड ये कहता है द मोस्ट लाइकली आउटकम. सो मोस्ट लाइकली आउटकम क्या है जिस पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? 70% चांसेस है कि आपको 2 लाख लेना पड़े, फाइन पड़े. तो आप क्या करोगे? आप 200,000 की प्रोविजन लोगे, यानी कि आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एट द ईयर एंड. जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग ईयर एंड है. सो ईयर एंड पे हम क्या एंट्री कर रहे होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद 200,000 एंड प्रोविजन फॉर लिटिगेशन क्रेडिट विद 200,000. सो ये मेजरमेंट के लिए दो अहम बातें हो गई, मोस्ट लाइकली आउटकम and expected value. Now we are moving with the third one. ले देना, ये मैं मिटा रहा हूं. ले देना. तीसरी बात जो IS 37 में बताता है इन रिलेशन टू द मेजरमेंट वो ये है कि जनाब अभी आपने दो सिनेरियो देख लिए. अब वो कहता है कि जनाब अगर आपने जो प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे हैं और उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं, इफ दैट प्रोविजन इज गोइंग टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में वो इतनी दूर है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंट हो जाती है, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिकम सिग्निफिकेंट. कहते हैं फिर आप क्या करें? कहते हैं फिर आपको उसकी मेजरमेंट करनी है किस पे? प्रेजेंट वैल्यू पे. देन द प्रोविजन शुड बी मेजर्ड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू पे मेजरमेंट कब होगी? व्हेन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज सिग्निफिकेंट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको लायबिलिटी सेटल करनी है फ्यूचर में, और जैसे अगर हम ये कहें कि आज 31 दिसंबर 2019 है, आपको लायबिलिटी सेटल करनी है कहीं 2022 में या 2020 में, 21 में. तो इसका मतलब है कि जो सेटलमेंट डेट है आज आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन इसकी सेटलमेंट यानी कि पेमेंट होनी है वो 12 माह के बाद. सो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाती है. तो फिर आपको उसको मेजर किस पे करना है? देन इट हैज़ टू बी मेजर एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. ये कब होगा? when the time value of money is significant. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, और IS 16 के साथ इसको मिला लेते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ, ठीक. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि एक कंपनी है, उसने एक प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया, ठीक. प्लांट जो है ये ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट, ठीक. और इस पे पैसे लग गए जनाब, प्लांट को लगाने में हम कहते हैं जी ये पैसे लग गए कोई 500 मिलियन, 500 मिलियन हमें प्लांट लगाने पे, ठीक हो गया. अब जब प्लांट लगाने पे 500 मिलियन लगे तो ये ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है, तो गवर्नमेंट के साथ हमारी डील ये हुई है कि जनाब गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने आपको अलाउ किया कि जी आप बिल्कुल प्लांट इंस्टॉल कर लें, ऑयल एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन हमारे लिए एक, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कंडीशन ये है कि आप जब अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर लें, ठीक, ऑयल शॉयल आप निकाल लें, तो आपने इस जगह को जहाँ पर आपको हमने इजाज़त दी है प्लांट लगाने की, जहाँ पे आप प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो आपने इस जगह को बिल्कुल वैसे ही करके जाना है जैसे ये जगह आज है प्लांट के इंस्टॉलेशन से पहले. तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कि आपको रिस्टोर करना पड़ेगा जगह को. तो रेस्टोरेशन कॉस्ट, या हम इसको कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट.
इट इज अ रेस्टोरेशन कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या आपको इस जगह को रीस्टोर करना पड़ेगा या प्लांट को डिसमेंटल करना पड़ेगा? कब? तो हम कहते हैं जी तब जब आप यहां से ऑपरेशंस खत्म कर लेंगे। जब आप सारा ऑयल जो यहाँ पे नीचे है आप उसको ड्रिल डाउन कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो फिर वहां पे कुछ नहीं बचेगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि ये प्लांट यहाँ पे लगा है और इसको ऐसे ही छोड़ जाना है, इट बिकम हैजर्ड फॉर द पीपल, ख़तरनाक हो जाएगा, जानी नुकसान हो सकता है। तो आपने इस जगह को वैसी करके जाना है जैसे ये आज है प्लांट लगाने से पहले। इसका मतलब आपको उस जगह को रीस्टोर करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन कॉस्ट। अब ये रेस्टोरेशन कॉस्ट जो है, ठीक, जो इनकर होगी इट विल इनकर इन द फ्यूचर। ठीक, अगर आप आज प्लांट लगा लें, ठीक, अगर आपने आज प्लांट लगा लिया है तो जाहिर है कि आप पहले अपने ऑयल डिगिंग होगी, सब कुछ होगा, ऑयल निकलेगा, तो इट विल टेक ईयर्स। ठीक, इट विल टेक ईयर्स कि आप वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक, सो इट मींस इट इज गोइंग टू बी इनकर इन द फ्यूचर, सो इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट, ये फ्यूचर में लगेगी। ठीक, जब ये फ्यूचर में लगेगी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इट इज गोइंग टू बी, हमारा एस्टिमेट ये है कि ये 5 साल बाद, आफ्टर द 5 years, हमारा एस्टिमेट ये है कि 5 साल में हम ये सारा कुछ यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑयल से और 5 साल के बाद हमें ये डिसमेंटलिंग करनी पड़ जाएगी। वी हैव टू डिसमेंटल द प्लांट और ये कॉस्ट 5 साल बाद इनकर होगी। और एस्टिमेशन ये है कि ये जो रेस्टोरेशन कॉस्ट आएगी आफ्टर द 5 years, फॉर एग्जाम्पल इट इज गोइंग टू बी 300 मिलियन, 300 मिलियन लगेंगे आपके इस जगह को ठीक करने में। ठीक, अब देखें इस चीज को, अगर आप देखें तो स्टोरी क्या बन रही है कि यू हैव टू इनकर अ फ्यूचर कॉस्ट जो कि आपका ऑब्लिगेशन है। जो कि ऑब्लिगेशन किस तरह से है कि आपको गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है कि आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, वो इस कंडीशन पे किया है कि आप इस जगह को बिल्कुल वैसा करके जाएंगे जैसे आज है, अदरवाइज आपको इजाज़त नहीं मिल सकती थी। ठीक, इसका मतलब है कि जनाब आपने कमिट किया, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, जैसे ही आपने प्लांट इंस्टॉल करना है आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाना। इसका मतलब IAS 16 से रिलेट करें तो ये जो फ्यूचर रेस्टोरेशन कॉस्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, जो कि IAS 16 के मुताबिक उसकी इनिशियल मेजरमेंट में आपको पता है इंक्लूड होगी। ठीक, अब हम इसको IAS 37 में जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपने कमिट कर लिया है, सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज लीगल ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, NOC जो आपको मिला है, उसके अंदर ये टर्म है, सो इट इज द लीगल ऑब्लिगेशन कि आप इस जगह को ठीक करके जाएंगे, सो द कॉस्ट विल इनकर इन द फ्यूचर। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जनाब ये SOFP है, फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 जिस साल आपने प्लांट इंस्टॉल किया, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, 5 साल है। 5 साल बाद ये फ्यूचर कॉस्ट, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर बनाएं कि क्या सूरत हाल बनेगी तो हमें पता है कि जनाब नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर रहे होंगे और इस प्लांट की कॉस्ट क्या होगी एट, ठीक, ठीक हो गया कॉस्ट, और इसकी है जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक, ये आ गया जनाब इसकी कैरिंग वैल्यू। तो आपको पता है ये डिस्क्लोजर बन गया किसका, ये IAS 16 का डिस्क्लोजर बन गया। इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर हमें पता है कि प्रोविजन किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो हमने कहा जी इट इज गोइंग टू बी विद द लायबिलिटी, सो इसका नाम है जी प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। ठीक हो गया, प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन, प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। चलिए, प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन ये आ गया आपके पास SOFP। और अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का भी बना लें, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस का अगर हम देख लें तो P&L में हमें पता है एक चीज जो आ रही होगी इससे रिलेटेड, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट। और ये हमें बड़ी क्लियर है जनाब
कि प्लांट की डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अगर आप इस पूरी स्टोरी को जरा ट्रांसलेट करें तो हमने ये कहा कि जनाब जब आप प्लांट की इनिशियल मेजरमेंट करेंगे, द प्लांट की इनिशियल मेजरमेंट जब होगी तो इट शुड बी एट कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 500 मिलियन। और इसके अंदर आपको शामिल करना है प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन या डिसमेंटलिंग। अब आपको याद होगा FR1 में, तो FR1 में बताया जाता है कि जनाब इट शुड बी एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी। अब वहां पर आप सिंपली 16 में पढ़ते थे, यहां पर ये जो 300 मिलियन है ये IS 37 से रिलेटेड। क्यों 37 से रिलेटेड है? बिकॉज इट्स एन ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपका। जैसे ही आपने प्लांट इंस्टॉल किया आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, एंड दैट ऑब्लिगेशन के बारे में हमारी जो असेसमेंट है वो ये है कि जनाब इसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है रिगार्डिंग टाइमिंग और अमाउंट। अब हमारा एस्टिमेट ये है कि हम 5 साल में काम पूरा कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 साल में पूरा हो। इट कैन बी मोर देन 5 ईयर्स और लेस देन 5 ईयर। और एस्टिमेशन है कि 300 मिलियन लगेंगे, जो कि इससे कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। सो इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन। सो दैट्स व्हाई वी पुट अ वर्ड प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन, बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टाइमिंग और अमाउंट। दूसरी बात, रिकग्निशन क्राइटेरिया। इज इट योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? तो हम कहते हैं बिल्कुल जनाब, जैसे ही आपने प्लांट इंस्टॉल किया है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट किया यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, और जैसे ही प्लांट इंस्टॉल किया आपका ऑब्लिगेशन आ गया कि आपने इसको रिस्टोर भी करना है। देन इज इट प्रोबेबल आउटफ्लो? तो हम कहते हैं यस, इट इज वेरी मच प्रोबेबल। कैसे? क्योंकि जब आप इसको डिसमेंटल करेंगे तो नेचुरली आपको पैसे, आपके कैश कॉस्ट इनकर होगी। सो दैट इज प्रोबेबल आउटफ्लो। एंड देन अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। सो वी के यस, आपके पास रिलायबल एस्टिमेशन कैसे आ सकता है? आप उसी कंपनी से एस्टिमेशन ले सकते हैं जिसने इंस्टॉल किया होगा प्लांट। वो आपको एक बेहतर एस्टिमेशन दे सकता है कि इसको यहाँ से ख़त्म करने के हम आपसे कितने पैसे लेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने कहा जी 300 मिलियन। सो ऑल दीज 3 कंडीशंस आर जस्ट मीट अप। तो हमने कहा जनाब अब क्या करें? तो हमने कहा जी प्रोविजन रिकग्नाइज करते हैं। अब जब हमने प्रोविजन रिकग्नाइज की तो हमने इसकी एंट्री क्या की है? व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर दिस? तो नॉर्मली हमारी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, बट इन दैट केस हमने एंट्री की है प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रोविजन को एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज कर लिया। तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो प्रोविजन आपने ली वो हमने प्लांट अकाउंट को डेबिट कर दी टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। अब नॉर्मली आप देखें, हम जब प्रोविजन ले रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या चलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। इसका मतलब हम P&L को चार्ज करते हैं, बट इन दैट केस इफ यू लुक एट देयर इज अ डिफरेंस, वी आर कैपिटलाइजिंग द प्रोविजन। ठीक, प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन क्रेडिट, हमने ये एंट्री कर दी। अब किस पे करनी है? इसकी मेजरमेंट किस पे होनी है? तो नाउ दिस इज द 37, मतलब 37 हमने ये जो प्रोविजन रिकग्नाइज की है इट इज ड्यू टू द IS 37, ओके। और जो हमने कैपिटलाइज किया है विद इन द वैल्यू ऑफ द प्लांट इट इज ड्यू टू द IS 16, ओके। क्योंकि इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, तो इसको प्लांट की कॉस्ट में ऐड करना, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ IS 16 इनिशियल मेजरमेंट रूल। और यहां पर हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं प्रोविजन को, रिकग्नाइजिंग ऑब्लिगेशन, ये 37 की एप्लीकेशन है। अब इसकी जब मेजरमेंट होगी तो वो भी 37 की एप्लीकेशन। कैसे? हम ये कह रहे हैं कि दिस कॉस्ट इज गोइंग टू बी इनकर इन द फ्यूचर, एंड बिकॉज इट इज गोइंग टू इनकर इन द फ्यूचर आफ्टर द 5 years, एस्टिमेशन है हमारा। तो अब हम ये कहते हैं यार ये तो सिनेरियो बन गया जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। और याद आ गया हमें कि 37 ये कहता है कि अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंट हो जाए तो आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक द प्रेजेंट वैल्यू, हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। सो वी आर गोइंग टू मेजर इट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी डिस्काउंट रेट, नेचुरली प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको डिस्काउंट रेट जो है उसकी ज़रूरत होगी। तो हम कहते हैं जनाब आप फॉर एग्जांपल हम कहें जी हमारा डिस्काउंट रेट, इसमें नॉर्मली आपने लेना है जब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, सो जस्ट रिटन राइट इट हियर, इट शुड बी द प्री टैक्स
डिस्काउंट रेट, प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। ठीक, तो डिस्काउंट रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट आपको वैसे पेपर में गिवन होगा। ठीक हो गया, नॉलेज के लिए आपने याद रखना है, इट शुड बी प्री टैक्स। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी 10% है, अगर हम ये कहें कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है वो 10% है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 300 इज द वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस आर पावर 5। इज इट सो? 5 इज नंबर ऑफ ईयर्स, आर इज द डिस्काउंट फैक्टर। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, 300 इंटू 1/10% इंटरेस्ट रेट हो तो 1.1 पावर 5। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है? लेट्स सपोज सो 1.1 इंटू 1.1 1.61015, so 300 into 1/1.61051। ठीक, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.61051, so the discount factor is 0.62, so 300 into 0.6209, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 300 से तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 186.27, आ गई ना 186.23, सो 186.23। तो एसेट की इनिशियल मेजरमेंट कितने पे हो गई? इट इज 686.23। ये इनिशियल मेजरमेंट आ गई और आप एंट्री क्या कर रहे हैं? प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक, 186.23, ये मैं प्रोविजन को कैपिटलाइज कर रहा हूँ, और 186.23, दैट इज हाउ टू मेजर द प्रोविजन इफ इट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं तो मैंने प्लांट को जो टोटल कॉस्ट है उसकी वो है 686.23, और मैंने जो प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन रिकॉग्नाइज की है वो है 186.23। ठीक हो गया जनाब? तो हम ये कहते हैं जनाब ये हमारे पास आ गया ईयर 1 का स्टार्ट। ठीक, इसको अगर हम 2 साल कर लें, 3 साल, तो ईयर 1 का स्टार्ट आ गया, ताकि आपको ज़्यादा बात समझ आ जाए। दिस इज द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ ईयर 1 का एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर 1। ठीक, अब हमें पता है ये एसेट जो है ये डेप्रिसिएट होगा, नंबर 1, ये बात हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं विद द नील रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ इज सेम एज 5 ईयर्स, तो अगर आप इसको डेप्रिसिएट करें तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 686.23 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज गोइंग टू बी 137.246। तो आ गया जनाब इसके पास 686.23 माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एंट्री क्या करनी है आपको पता है जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो P&L में आपके पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 137.246। ठीक, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई जनाब इस साल 137.246। अब इसमें से माइनस कर दें 686.23, so we have the carrying value of 548.984. It is the carrying value. अब ये तो हमें पता है जनाब, दिस इज IAS 16, हमने एसेट की कैरिंग वैल्यू निकाल ली, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेस्टोरेशन जो है वो हमने एसेट की इनिशियल मेजरमेंट में ऐड कर दिया। ठीक हो गया जनाब? नाउ द कम्स द सेकंड थिंग। अब आपने याद रखना है कि आपने जो प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लिया हुआ। नाउ द ईयर पास्ट, ये साल का शुरू था, ये साल का एंड है, इसका मतलब है 1 साल गुजर गया। जब भी आप लायबिलिटी को या एसेट को, इस वक्त हम लायबिलिटी को डील कर रहे हैं, अगर आपने लायबिलिटी या एसेट को प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर कर लिया है तो फिर आपने याद रखना है कि हर ईयर एंड पे एक काम होगा, उसको हम कहते हैं
अनबाइंडिंग, अनबाइंडिंग ऑफ द लायबिलिटी। किस लायबिलिटी की अनबाइंडिंग होती है? जो कि प्रेजेंट वैल्यू पे या एसेट जो कि प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर हुआ हो। अनबाइंडिंग क्या है? इट इज एन इवेंट, इसको हम कहते हैं कि जनाब इट रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू, इट रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम। ठीक हो गया जी। इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे हमें पता है, अगर आपको फार्मूला जो हमें याद है कि अगर मैं n को 5 है, अब इसको मैं 4 कर दूं, तो मुझे पता है कि डिस्काउंट फैक्टर जो है वो की वजह से क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो लायबिलिटी जो आपने प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर कर रखी है उसको क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक, अब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग, इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम। अब ये जो इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू है ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम या अनवाइंडिंग, इसकी जो जर्नल एंट्री है, हाउ टू रिकॉर्ड दिस अनवाइंडिंग, तो आपने याद रखना जनाब, इट इज इंटरेस्ट अकाउंट या फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू, इस सूरत में हमारी लायबिलिटी का नाम है प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन, तो हम उसको क्रेडिट, यानी कि लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन, इसको आप क्रेडिट कर देंगे। इन प्रॉफिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन क्रेडिट। अब क्या अमाउंट क्या होगी? तो अमाउंट क्या होगी जनाब, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी साल के शुरू में, जिस साल की आप अनवाइंडिंग निकाल रहे हैं, जो भी उसकी वैल्यू होगी, दैट इज इन दैट केस इट इज 186.23। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द डिस्काउंट रेट, जो जिस पे आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू लिया हुआ है। इस सूरत में हमारे पास ये 10% है, सो मल्टीप्लाइड विद 10%। तो जब आप इसका 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 18.623। तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 18.623। अब आप इस एंट्री को लेके आए तो इंटरेस्ट अकाउंट जो है इज एन एक्सपेंस, सो इट इज गोइंग टू बी रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो पी एंड एल में हमारे पास दूसरी चीज क्या आएगी? इंटरेस्ट, एंड दैट इज 18.623। 18.623 और साल के शुरू में ये 186.23। अब आपने इसको क्रेडिट किया कितने से? तो ये इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 18.623। तो ईयर एंड पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 186.23 प्लस 18.623, so that is 204.853। ये आ गया जी एक साल के बाद किसकी वैल्यू? प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। गॉट इट? तो हमने क्या किया जनाब, हमने कहा जनाब अगर लायबिलिटी जो है वो फ्यूचर में सेटल होगी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज सिग्निफिकेंट, देन द लायबिलिटी शुड हैव बीन मेजर्ड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, और हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू में मेजर किया। अब चूंकि दैट लायबिलिटी वाज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, तो IAS 16 के मुताबिक हमने इसको एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिया, यानी कि कैपिटलाइज कर दिया, और एसेट अब अपने यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएट होता हुआ एक साल बाद उसकी कैरिंग वैल्यू है 548, इस पे डेप्रिसिएशन आई है 137.246। आपकी प्रोविजन आपने इनिशियली मेजर की थी 186.23 पे, एक साल गुजरने के बाद चूंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू में इंक्रीज आ गया, आपने अनवाइंडिंग की एंट्री की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। तो इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंस P&L में और लायबिलिटी आपने क्रेडिट किया है, वो इंक्रीज हो गई, तो अब उसकी वैल्यू क्या आएगी? 204.853। ठीक, अब आप देखें ईयर 2 में चले जाए, गोज टू द ईयर 2। तो अगर हम ईयर 2 का डिस्क्लोजर बनाएं जस्ट फॉर, ताकि हमें बात पूरी तरह क्लियर हो जाए,
तो प्लांट अकाउंट की कॉस्ट कितनी होगी? दैट इज वंस अगेन इट इज 686.23। ठीक, अब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? तो हम कहते हैं हम एक साल और से उसको डेप्रिसिएट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन दूसरे साल की स्ट्रेट लाइन मेथड नील रेजिडुअल वैल्यू 137.246 ये आ गई। अब अकामुलेटेड कितनी हो जाएगी? तो इसको ऐड कर देते हैं जनाब, 137.246 प्लस 137.246, तो ये आ गया जनाब आपके पास 274.492 ये आ गया। अब आपके पास इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी -686.23। सो here we are with 411.738। तो ये I-16 जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चल रहा है, तो ये ईयर 2 का जो है वो डिस्क्लोजर बन गया। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद फिर एक साल और गुजर गया, आपको इसकी फिर अनवाइंडिंग करनी। जब आप इसकी अनवाइंडिंग करेंगे तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो साल के शुरू में वैल्यू होगी उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो ईयर 2 के शुरू में इसकी वैल्यू क्या है? 204.853। तो अगर आप इसका 10% लें तो एंट्री हम वही करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। तो अगर आप इंटरेस्ट निकालें इसका 10% लें 204.483 का, तो हमें पता ही आएगा 20.4853। ये इंटरेस्ट आ गया। एंट्री क्या की? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन क्रेडिट। अब इसमें यही फिगर ऐड हो जाएगी 20.4853। अब आप इनको ऐड कर लें तो ईयर 2 के एंड पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? जनाब ये आ जाएगी 204.853 प्लस 20.4853, सो इट इज 225.3383। तो ये आ गया हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 2। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस चीज को हम आगे लेके जाएं तो हमको पता है कि क्या होगा कि जब ईयर एंड का 5th ईयर का एंड आएगा तो ये एग्जैक्ट प्रोविजन जो है किस पे खड़ी होगी? इट इज एट 300। प्रोविजन का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर 5 कितना आ रहा होगा? 300 मिलियन। अगर आप इसको करते जाएं तो बिल्कुल आराम से, अगर आप देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ईयर 2 के एंड पे ये कितने पे आ गई है? 225.3383। अब तीसरे साल ये फिर 10% से बढ़ेगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगी 247.8 पे। चौथे साल फिर ये 10% से बढ़ेगी, तो फिर इसको हम 10% बढ़ा लेंगे, ये आ जाएगा 272.6। पांचवें साल ये फिर 10% से बढ़ेगी और ये ऑलमोस्ट 299.9 यानी कि 300 मिलियन पे आ जाएगी। अब हमने किया क्या इफेक्टिवली? हमने इफेक्टिवली ये किया कि इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको हमने ओवर द 5 इयर्स प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया। ठीक, 300 उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू उसकी आई 186.23। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लें तो वो इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट हमने क्या किया? हमने 5 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया। वी हैव चार्ज दैट इंटरेस्ट टू द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द 5 years। एक चीज हमने ये जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली वो ये। ठीक, अब जब ईयर एंड का 5 का एंड आएगा तो फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि जब हमारा एस्टिमेशन जो थी वो ऑलमोस्ट ठीक ही थी, तो हमें 5वें साल के एंड पे जो है वो प्लांट को डिसमेंटल करना पड़ गया। अब जब आप प्लांट को डिसमेंटल करोगे तो पैसे लगेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कह जी हमारे पैसे लग गए कोई 310 मिलियन, तो आप एंट्री करेंगे टू कैश 310, प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन डेबिट कितने से? 300 से, क्योंकि आपके पास बैलेंस कितना होगा? 300। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो अंडर प्रोविजन है और वो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी प्रोविजन सेटल होगी, तो जब सेटलमेंट होगी तो प्रोविजन के बारे में हमने कहा कि जनाब यहाँ हमारे पास आ जाएगा अंडर प्रोविजन, या हमारे पास आ जाएगी ओवर प्रोविजन। ठीक, तो वो उसी तरह से चलेगा। तो अब हमारे पास जनाब क्या हुआ कि हम मेजरमेंट पे बात कर रहे हैं, और हमने मेजरमेंट पे पहली बात की कि दैट वी आर गोइंग टू टेक
the most likely outcome, number one. Second, if we are dealing with a large population of potential obligation, we are going to take the expected value. And if the provision is going to be settled in the future and in such a far future that the time value of money becomes significant, then we have to measure it at its present value. And the discount rate that we take to calculate the present value is the pre-tax discount rate. और दूसरी बात कि जैसे ही हम किसी लाइबिलिटी को या एसेट को प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर कर लेते हैं अपनी फाइनेंशियल्स में, तो फिर आपने हर साल उसको अनवाइंड करना है. अब अनवाइंड का मतलब क्या होता है? इट इज अ इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम. तो वो जनाब अगर आप लाइबिलिटी को देख रहे हैं तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो ज़ाहिर है क्रेडिट होगी और इंटरेस्ट डेबिट होगा. ठीक, और यहाँ पर हमने ये सारा डिस्क्लोजर बनाया. होपफुली आपको ये सारी बात जो है समझ आ गई होगी. यू गॉट इट राइट कि जनाब आपने करना क्या है. रूल किसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. और मैं सारा आपको इसमें बताया कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे तो देन इट हैज़ टू बी अनवाइंड. और एसेट की कॉस्ट में हमने क्यों ऐड किया वो आपको मैं बता चुका हूँ कि IAS 16 की वजह से कि दैट कॉस्ट जो कि फ्यूचर में इनकर होगी, इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन. तो इसलिए हमने उसको उसमें शामिल कर लिया. ठीक हो गया. तो ये था जनाब हमारे पास मेजरमेंट से रिलेटेड तीसरी बात, दैट इट हैज़ टू बी एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. ठीक हो गया. फिर जनाब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मेजरमेंट के अंदर, वो क्या है जनाब, मेजरमेंट में देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज जनाब the word is reimbursement. मतलब अगर आप प्रोविजन की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, और रीइंबर्समेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो कोई फ्यूचर कॉस्ट इनकर होगी वो थोड़ी बहुत आपको कहीं से आ भी जाएगी, वापस मिल जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिट बेच रहे हैं और जिससे आप ख़रीद रहे हैं यूनिट, उसके साथ आपकी डील है कि जनाब अगर कोई डिफेक्ट शिफेक्ट आया तो हम आपको वी विल मेक गुड ऑफ दैट. इसका मतलब आपका कस्टमर आपके पास लेके आएंगे, आपके पैसे लगेंगे और इन टर्न आपका सप्लायर जो है वो आपको पैसे जो है वो दे देगा. तो दिस इज़ कॉल्ड एज रीइंबर्समेंट. ओके जनाब, ये रीइंबर्स हो गया. जैसे आपने कोई लिटिगेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने उसकी इंश्योरेंस भी करवा ली, तो लिटिगेशन हो गई, आपको फाइन पड़ गया. अब इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपकी डील है, उन्होंने आपको उसके लिए रीइंबर्स पैसे दे दिए, तो हम इसे कहेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड एज द रीइंबर्समेंट. इसको हम क्या कहते हैं? विद द वर्ड रीइंबर्समेंट. ठीक हो गया. अगर आपको ठीक रीइंबर्समेंट है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेजरिंग द प्रोविजन, तो आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टैंड हमें बताता है 37, वो ये बताता है कि ये जो आपको लग रहा है कि आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगी, आपने सिर्फ इसको उस वक्त रिकग्नाइज करना है, ठीक, जब ये वर्चुअली सर्टन हो. नंबर 1 शुड ओनली बी रिकग्नाइज्ड, आपने इसको उस वक्त कंसिडर करना है where the receipt is, this is the word, virtually certain. Where the receipt is virtually certain. इसका मतलब है आपको ऑलमोस्ट कंफर्म हो 100% कि आपको पैसे मिल जाएंगे. जैसे इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर आपकी डील है तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको लेटर इशू कर दिया हो जिसमें उन्होंने अंडरटेक कर लिया होगा दैट वी आर गोइंग टू गिव यू द मनी, तो अब ये सर्टन है कि आपको पैसे मिल जाएंगे. लेकिन अगर इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी का जी हाँ जी हम आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, चीज़ों को इवेलुएट करेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपको पैसे मिलने हैं कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आप रीइंबर्समेंट कंसिडर नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट. ओके,
ये बात एक आपने याद रखनी है कि जब हम इसको मेजरमेंट में कंसिडर तब करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपके लिटिगेशन में आपकी एक एस्टिमेशन है कि आपको 10 लाख का फ़ाइन हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपको ये लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले जो हैं वो हमारी उनसे बात है और उन्होंने कहा जी हम आपको दे देंगे 7 लाख रुपया, तो आप ये कहें जी हमारी प्रोविजन जो है वो 7 लाख जो है वो हमें मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम प्रोविजन 3 लाख ले लें, तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं। ठीक, सो इट हैज़ टू बी कंसिडर ओनली व्हेन इट इज़ वर्चुअली सर्टन। और साथ ही दूसरी बात ये है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वंस अगेन, और वो ये है, एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट एसेट, should be treated as separate asset, should be treated as separate asset। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपकी एस्टिमेशन ये है कि जनाब आपको 10 लाख का फाइन हो जाएगा और 7 लाख कंपनी इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी, तो हमें प्रोविजन 3 लाख की रिकग्नाइज करनी चाहिए, 10 माइनस 7। तो स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, यू कांट डू दिस। ठीक, आप ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, इसको सेपरेट लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, वो सेपरेट लाइबिलिटी है। रीइंबर्समेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एसेट। इसका मतलब है ऑफसेटिंग नहीं कर सकते आप। बैलेंस शीट में प्रोविजन एज अ लाइबिलिटी सेपरेटली रिपोर्ट होगी, और ये अगर ये वर्चुअली सर्टन है तो ये बैलेंस शीट में एज एन एसेट अलहदा से रिपोर्ट होगा। ठीक, इसकी एंट्री क्या है जनाब? आप कहेंगे जनाब एसेट अकाउंट रिसीवेबल फॉर एग्जाम्पल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये वर्चुअली सर्टन है तो आप बैलेंस शीट में एसेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे और P&L को क्रेडिट कर देंगे, और ये बैलेंस शीट में सेपरेटली रिपोर्ट होगा। मतलब अगर आपने वहां पे कहा जी हमारी प्रोविजन जो है वो 1 लाख की है, हमें 1 लाख रुपया देना पड़ जाएगा, जिसमें से 70,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी वालों से मिल जाएगा, और आप इसको माइनस करके कि जी प्रोविजन 30,000 है, तो इट इज़ नॉट अलाउड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्रोविजन आपने सेपरेटली रिपोर्ट करनी है 1 लाख, और अगर वर्चुअली सर्टन है रीइंबर्समेंट तो 70,000 एज एन एसेट सेपरेटली रिपोर्ट करना है। तो ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट। अगर रीइंबर्समेंट है तो आपने याद रखना है कि आप ऑफसेट नहीं कर सकते व्हाइल यू आर रिपोर्टिंग देम इन द SOFP। ठीक, तो अगर रीइंबर्समेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में यू कैन रिपोर्ट इट एज आफ्टर द ऑफसेटिंग। जैसे हम ये कहेंगे जी आपकी 1 लाख की प्रोविजन है, तो आपने एंट्री क्या की होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट विद 100,000, एंड यू आर वर्चुअली सर्टन कि आपको 70,000 रीइंबर्स हो जाएंगे, तो आपने एंट्री की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और एसेट डेबिट। अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट अलग-अलग रिपोर्ट होंगे, लाइबिलिटी के सेक्शन में, एसेट के सेक्शन में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आप नेट ऑफ करके 30,000 रिपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज अलाउड बाय IAS 37। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। इट मींस रीइंबर्समेंट की ऑफसेटिंग बैलेंस शीट में अलाउड नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में इट इज अलाउड। ठीक, और एक और छोटी सी बात आपने याद रखनी है बड़ी सादा सी, कि जनाब अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रोविजन सेटल करने के लिए आपको कोई एसेट वैसेट बेचने पड़ेंगे, तो आपने ये याद रखना है कि उन पे जो एक्सपेक्टेड गेन है, अगर आपको लगता है कि आप एसेट महंगा बेच लेंगे, तो जो गेन है एक्सपेक्टेड गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ द एसेट, उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, जी आपने याद रखना। बहरहाल जो मेन चीज़ें हैं जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए मेजरमेंट से रिलेटेड, वो एक ये है, सेकंड ये है, और 3 ये है। 3 मेन थिंग्स। इसके बगैर अगर प्रोविजन आएगी और उसकी मेजरमेंट आएगी तो ये तीनों में से कोई एक ज़रूर होगी। रीइंबर्समेंट इज़ अ रेयर एंड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट इज़ वेरी रेयर। तो बहरहाल आपने याद रखना है कि रीइंबर्समेंट इज़ वेरी सिंपल। ये तभी कंसिडर होगी जब ये वर्चुअली सर्टन है और बैलेंस शीट में ऑफसेटिंग नहीं है, P&L में है। ये 3 बातें आपने इसकी याद रखनी है। और एक्सपेक्टेड गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट विच इज़ क्लोजली रिलेटेड व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन, उसको आपने कंसिडर नहीं करना है। छोटी सी बात है, वो मैं लिखी नहीं, आप याद रख लीजिएगा। ठीक, तो ये जनाब अभी तक का हमारा स्टैंडर्ड, इट इज़ नॉट फिनिश येट। अभी हम प्रोविजन को बात कर रहे हैं, अभी हम इसको आगे लेके चलेंगे फर्दर। होपफुली आपको ये बात आज समझ आ गई होगी।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जनाब बहुत शुक्रिया। आपको चाहिए ये कि आप ये इसको करें, इसको देख लिया, समझ लिया, तो अगर आपके पास राइस की बुक है FR2 की, तो आप उसमें 37 वाला जो चैप्टर है उसको वहाँ पे जाके रीडिंग करें, उसकी छोटी मोटी एग्जांपल्स जो हैं उसको देखें, ठीक। और अगर आपके पास नहीं है तो आई कैप की पिछले एडिशन की जो बुक है स्टडी टेक्स्ट, उसको आपके पास अगर है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लें। उसमें जनाब चैप्टर जो प्रोविजन का चैप्टर, उसमें जाके इसको रीड आउट करें आफ्टर लुक द लेक्चर, और फिर इंशाल्लाह कल हम उसमें फर्दर ऐड ऑन करेंगे। नहीं जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।